डेट है आज 11 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संपन्न प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पेंशन भेजी जाएगी। जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है सरकारी कर्मचारियों को, वो पेंशन भेजी जाएगी। संपन्न की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उसके अंदर ये ऑफिसर है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। ये इसको लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है। इस स्कीम के अंदर सबको पेंशन दी जाएगी क्या? नहीं। जो इस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो रिटायरमेंट जिन्होंने लिए, उनको ये दी जाएगी पेंशन डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। क्योंकि इनका डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिन्होंने वीआरएस ली थी। वीआरएस का मतलब है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है कि जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो लगभग 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट होता है उसका। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 15 साल या 20 साल कुछ ऐसे सर्विस रूल होते हैं कि वो वीआरएस ले सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस देने के बाद, 15 या 20 साल के बाद। तो ये अपने आप, वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना, यही है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो 2019 में ये बीएसएनएल की जो कंपनी है, ये बीएसएनएल है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये रूरल एरियाज हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, उसमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशन की। सिम वगैरह भी आती हैं इसकी, जैसे आपकी जियो, आइडिया, उस आपकी एयरटेल वगैरह की आती हैं, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसी का वर्जन जो शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में करता है, वो MTNL के नाम से करता है। ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विस। लगभग 76,000 लोगों ने 2019 में ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम 6 मंथ के अंदर अंदर वीआरएस ले ली थी। तो उनकी पेंशन जो प्रोवाइड करनी है, फास्टर सेटलमेंट हो सकेगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो इसके फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे स्कीम के? टाइमली सेटलमेंट हो सकेगा, समय में पेमेंट जो पेंशन दी जाती है केसेस की, ये टाइमली इनका सुलझा मतलब सेटलमेंट हो सकेगा। नेक्स्ट है कि जो प्रोविजन है ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर की, इसके अंदर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पेंशन है जो ट्रांसफ़र की जा सकेगी। और पेमेंट हिस्ट्री जान सकेंगे जो भी पेंशनर है, जो भी हर एक आदमी है। एक पोर्टल होगा, वो पोर्टल पे लॉगिन कर सकेंगे, अपना अकाउंट बना सकेंगे। उसमें इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, सूचना कि उनकी पेमेंट कब आने वाली है, कब आएगी, पिछले महीने की कब आई थी, सारी हिस्ट्री उनको मिल जाएगी। ऑनलाइन वो देखो अपना ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस का मतलब कोई परेशानी है उन्हें, उनकी पेंशन नहीं आई, कोई मान लो दिक्कत हो रही है एक्सेस करने में साइट को, तो वो अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं उस पोर्टल पे, और उन्हें एसएमएस अलर्ट के जरिए सूचना दी जाएगी, एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मैं भी डिजिटल 3.0। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैंपेन मैं भी डिजिटल है जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर चलाई गई है। ये पीएम स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं उनके लिए लॉन्च की थी कोविड-19 के दौरान, जब आया था 2020 में। कोरोना वायरस तो 2019 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन ये 2020 में लॉन्च की थी। स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर का मतलब है जो गलियों में, गांव या शहरों में ठेले पे फल सब्जियां बेचते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, जो आवाज़ लगा के फल सब्जियां बेचते हैं। उनके लिए चलाई गई थी। उनमें या कि उनकी जॉब भी यानी कि प्रभावित हुई थी भाई साहब, तो उनको लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए ये स्कीम चलाई थी। अब इसको डिजिटली कर रहे हैं कि डिजिटल वो क्या है, लोन की जो फैसिलिटी है डिजिटल ले सकेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम की। जो आत्मनिर्भर भारत है उसी के अंदर ये चलाई गई थी स्कीम। अब इसमें जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो भी कर्ज देंगे, उन्हें उधार देंगे, वो उन्हें QR कोड देंगे और UPI ID प्रोवाइड करेंगे, और उन्हें ट्रेन करेंगे, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देंगे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे होगी। जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी मान लो लोन ले रहा है, ये जॉइंटली लॉन्च किया है कैंपेन, मैं भी डिजिटल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 मंत्रालय हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये मैं भी डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि स्कीम हर एक स्ट्रीट वेंडर इसका लाभ उठा सकेगा। हर एक स्ट्रीट वेंडर किसी भी स्टेट में हो अक्रॉस द कंट्री हमारे देश में। इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि 10,000 रुपये तक का ही लोन दिया जाता है इसमें, और वो कोलैटरल फ्री होता है। कोलैटरल का मतलब होता है कोई चीज़ गिरवी रखना। जब कोई आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो वो कुछ गिरवी रख पाता है कि अपने घर के कागज़ दो, या कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम, या कोई भी मान लो कार है, कोई भी असेट है, उसके कागज़ वगैरह रखवाते हैं तब लोन देते हैं, उसके बिना आपको लोन नहीं देते। तो इसमें बिना गिरवी रखे कुछ भी चीज़ लोन दिया जाता है 10,000 रुपये का, और लो रेट्स पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसी का पार्ट है ये पीएम स्वनिधि स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूजीलैंड्स लाइफ टाइम बैन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। देखो न्यूजीलैंड ने अभी 14 साल के जो भी बच्चे हैं अगर वो मान लो सिगरेट वगैरह खरीदते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उन पर बैन कर दिया उन्हें। अब लाइफ टाइम वो खरीद नहीं सकेंगे। ये उनके जो स्मोकिंग डेथ हो रही थी यानी कि सिगरेट वगैरह पीने से जो उनके डेथ हो रही थी बच्चों की, इसको रोकने के लिए इन्होंने ये लिया है। एक इंडिजिनस कम्युनिटी है उनकी, माओरी पॉपुलेशन, माओरी एक वहाँ पे कम्युनिटी है, समुदाय जाति है। इनमें बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही थी, मृत्यु देखने को मिल रही थी स्मोकिंग की वजह से, तो उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया न्यूजीलैंड ने। वहाँ पे देखो न्यूजीलैंड क्या है, ऐसी कंट्री है 17 कंट्री है जिनमें प्लेन सिगरेट पैकेजिंग कंपलसरी है। उनमें से एक न्यूजीलैंड भी है। जो पैकिंग की जाती है ना सिगरेट के जो डिब्बी आती है वो प्लेन सिगरेट पैकेजिंग होती है उसमें, तो उनमें से न्यूजीलैंड भी एक है। न्यूजीलैंड में देखो जो 18 ईयर से कम के हैं उन पे तो बैन लगा ही रखा है कि वो नहीं खरीदेंगे कोई भी, यानी कि उन्हें नहीं बेच सकता कोई भी सेलर जो होता है सिगरेट वगैरह नहीं बेच सकता। और ये टारगेट है न्यूजीलैंड का 2025 तक आते आते 5% से कम ये केस करने हैं जो एडल्ट स्मोकिंग करते हैं। एडल्ट का मतलब जो 18 साल से अबव के जो भी आदमी है जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो 5% से कम कर देने हैं 2025 आते आते। लेकिन ये स्टेप अभी काफ़ी नहीं है और स्टेप न्यूजीलैंड उठाने वाला है। तो ये देखो जैसे न्यूजीलैंड ने बैन लगाया, इस तरह का कोई मान लो स्मोकिंग से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो बस एक लाइन में। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये देखो लिखा तो होता है जननपीठ लेकिन ज्ञानपीठ पढ़ा जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये अवार्ड होता है भाई साहब ज्ञानपीठ अवार्ड, ये माता सरस्वती की मूर्ति बनी होती है इस पर। ये ज्ञानपीठ अवार्ड अभी असम के पोइट हैं, असम के पोइट हैं एक नीलमणि फूकन जूनियर, इनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। और एक कोंकणी नॉवलिस्ट है, कोंकणी मतलब महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा में ये नोवेल लिखा था इन्होंने, उनके लिए ये दामोदर माउजो, इनको अवार्ड दिया है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये हैं भाई साहब दोनों जिन राइटर को दिया गया है। ये हैं आपके असम के नीलमणि फूकन जूनियर और ये हैं कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर माउजो, ये वाले भाई साहब इनको दिया गया है। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि जो बुक वगैरह लिखने के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है हमारे इंडिया में वो सबसे बड़ा अवार्ड ये ज्ञानपीठ अवार्ड समझा जाता है। कोई मान लो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है लिटरेचर में, कोई अच्छी बुक लिखता है राइटर, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कोई भी नॉवल लिखता है, ये इंडियन लैंग्वेज जितनी भी हैं उनमें कोई लिखता है या फिर इंग्लिश में भी कोई मान लो नॉवल या बुक लिख रहा हो उसको भी ये अवार्ड दिया जाता है। और केवल सिर्फ ये इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, जो भारत के नागरिक हैं उनको ही ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है। इस प्राइज में कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपए का और एक साइटेशन, एक भाई साहब वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दी जाती है इसमें, और एक ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाघ देवी माता सरस्वती की यानी कि गॉडेस की बनी होती है जो हमने ऊपर देखा, ऐसा एक अवार्ड दिया जाता है इसमें। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है इसे, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ, ये इसको स्पॉन्सर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है मोर साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। ये जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अरेबियन सी है उसमें जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देखो ये अरेबियन सी है हमारे हिंदुस्तान के वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे जो साइक्लोन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से कुछ डेटा आया है। नॉर्थ इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का ये डेटा सामने आया है जिसमें ये देखा गया 1891 से लेकर 2020 के बीच में जो अरेबियन सी है उसमें पहले से ज़्यादा, जितने पहले अरेबियन सी में 1891 में साइक्लोन आते थे उससे कहीं ज़्यादा 2020 में अरेबियन सी में इंक्रीज हो गए हैं। ये वेरी सीवियर जो साइक्लोन स्टॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति के जो आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन तो आप जानते हो क्या होते हैं, देखो बहुत बार हमने पढ़ा है साइक्लोन क्या होते हैं, हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। अगर पूरा डिटेल में आपको जानना है तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख लेना, पूरा अच्छे से उसमें समझाया गया है। ये अरेबियन सी में रिसेंट ईयर में इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन ये देखो इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये ओमान और यमन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जो साइक्लोन है ये इधर देखो ओमान और यमन इधर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, यहाँ पे हैवी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा भारी बरसात करते हैं ये जाके साइक्लोन। जो ईस्टर्न कोस्ट है अभी भी देखो, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन ज़्यादा है वेस्टर्न कोस्ट से। देखो यहाँ पे अरेबियन सी में जितने पहले साइक्लोन आते थे उससे ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन हमारे साइड में जो ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल, अभी भी अरेबियन सी से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं।
इसमें बस ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अरेबियन सी में बढ़ गए हैं तो अरेबियन सी में वेस्ट बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, क्योंकि अभी भी वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। बस जो ईस्टर्न कोस्ट है इसमें ज़्यादा आते हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी में जितने पहले आते थे उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। बस जो नंबर ऑफ डेथ होती है साइक्लोन की वजह से वो पहले से बहुत ज़्यादा घट गई है हमारे इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये टाइमली वार्निंग देता है, अर्ली वार्निंग देता है, जैसे साइक्लोन आने वाला पहले से चेतावनी दे दी जाती है लोगों को, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिलकर दोनों ये चेतावनी देते हैं। इफेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं। मिटिगेशन का मतलब रिड्यूस करने के लिए कि साइक्लोन के प्रभाव को रोकने के लिए, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये टाइमली एक्शन लेती है जब भी साइक्लोन वगैरह या कोई ऐसा आपदा संकट आता है तो ये टाइमली रिस्पॉन्स करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ये मिलके। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं कि ये अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो अरेबियन सी है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से इंटेंस साइक्लोन आ रहे हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो एनर्जी यानी कि ज़्यादा मिलेगी अरेबियन सी को, ज़्यादा साइक्लोन जनरेट होंगे, क्योंकि कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ये 27 डिग्री के अराउंड ये टेम्परेचर रहेगा तब ये साइक्लोन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अरेबियन सी में ये टेम्परेचर जो चाहिए जितना प्रोवाइड किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक केस ये भी देखा गया बे ऑफ बंगाल में, ये साइक्लोन ओखी आया था बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो गया था धीरे धीरे अरेबियन सी में। किसकी वजह से? इसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई 2019 से ये न्यूज़ में है, हम भी इसे 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है इसके लिए। अभी रिसेंटली न्यूज़ में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सॉरी जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये 2019 में ये लागू कर दिया था, पास कर दिया था मतलब, और लागू भी हो चुका है, ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन अभी इसके रूल नोटिफाई नहीं किए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। जब तक इसके रूल नोटिफाई नहीं होंगे, जब तक प्रॉपरली ये लागू नहीं किया जा सकता, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय नोटिफाई नहीं करेंगे रूल्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये दिसंबर 12 में 2019 में ये नोटिफाई किया था, और ये 10 जनवरी 2020 से केम इनटू फोर्स हो गया था, यानी कि पास होने के बाद लागू हो गया था। लेकिन जब तक ये प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होएगा तब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल्स वगैरह नोटिफाई नहीं करेगी नोटिफिकेशन जारी करके। इसने देखो 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, उसको अमेंडमेंट किया था, संशोधन किया था 2019 के इस एक्ट ने। 2019 में जो एक्ट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 वाले एक्ट में इसने संशोधन किया था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला है, इसने देखो और सिटीजनशिप लेने के और क्राइटेरिया जोड़े थे, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 का, उसमें दिए गए हैं कि हमारे भारत की नागरिकता किस तरीके से ली जा सकती है। इसमें 5 तरीके दिए गए हैं। बर्थ के द्वारा अगर हमारे यहाँ किसी का बर्थ होता है, डिसेंट द्वारा अगर बाहर बर्थ होता है आउटसाइड इंडिया, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई शादी कर लेता है किसी से, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, इन तीनों में कोई भी कैटेगरी नहीं तो नेचुरलाइजेशन, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। ये 5 तरीके देखो डिटेल में समझाए गए हैं। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में सिटीजनशिप का एक लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें आप देख सकते हो कैसे सिटीजनशिप ली जाती है। अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ये अमेंडमेंट किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो भारत में आए हैं तो 2014 से पहले। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ का क्या मतलब है? देखो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मान लो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लगभग 80% किसकी है? हिंदू पॉपुलेशन है, तो हिंदू मेजॉरिटी में हो गए 50% से ज़्यादा, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा वो सब माइनॉरिटी में हो गए, यानी कि अल्पसंख्यक बोलेंगे हिंदी में। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, और ये बाकी जो कम्युनिटी है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, ये सब माइनॉरिटी में है। तो ये सारी कम्युनिटी हैं जो कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उन्हें इलीगल इमाइग्रेंट नहीं समझा जाएगा। इलीगल इमाइग्रेंट यानी कि अवैध तरीके से जो आ जाते हैं उनको ये समझा नहीं जाएगा, उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और 2019 के इस एक्ट में ये भी था
कि सर्टेन ग्राउंड पे OCI जो कार्ड होल्डर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकी जो कार्ड दिए जाते हैं इन्हें, ये OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है कुछ सर्टेन ग्राउंड पे, कुछ आधार पे। ये भी इसमें प्रोविजन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई है कहाँ कहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये जो 6th शेड्यूल है हमारा, उसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट में जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पे लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कोई आदमी आया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान से, कोई भी हो भले ही, अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, यहाँ पे लागू नहीं होगा। और जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का ये एक्ट है अंग्रेजों के टाइम का, तो इस एक्ट के अंदर भी जो एरिया आते हैं जिनको इनर लाइन परमिट का जो फैसिलिटी दी हुई है, इन एरियाज में भी ये लागू नहीं होगा। ये कुछ अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मणिपुर, नागालैंड, इसमें ये लागू है, तो यहाँ पे भी नहीं दी जाएगी उन्हें सिटीजनशिप। जो ये इशू है, इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस एक्ट में, क्या क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, बुराइयाँ हैं। देखो, जो हमारा संविधान है उसके जो बेसिक टीनेंट्स हैं, यानी कि जो उसके बेसिक सिद्धांत है, उसको ये वॉयलेट करता है, क्योंकि ये क्या है, इलीगल इमाइग्रेंट जो हैं ये इनको रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटता है। और हमारा संविधान ये धर्म के आधार पे किसी पर्सन को नहीं बांटता। और ये डेमोक्रेटिक थ्रेट है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए। अगर मान लो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश से लोग आएंगे, तो जो यहाँ मूल निवासी रहते हैं तो उनकी पॉपुलेशन को खतरा है भाई साहब, रिसोर्सेज उनके तो इनमें भी बांटने पड़ेंगे, तो एक ये परेशानी भी है। आर्टिकल 14 है जो हमारा राइट टू इक्वलिटी, इसका उल्लंघन करता है ये जो एक्ट है 2019 का, क्योंकि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे ये लोगों को बांट रहा है। नेक्स्ट है इसने, देखो, सिटीजनशिप है, जो इलीगल इमाइग्रेंट जो पहले से आए हुए हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने का इसने अटेम्प्ट किया है। OCI जो रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, जिन लोगों को दिया गया है, हमारे भारत मूल के जो निवासी होते हैं, किसी और देश की जिनके पास सिटीजनशिप है, उनको ये OCI कार्ड दिया जाता है। इसके लिए भी पॉलिटी के प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है, वो देख सकते हो आप क्या होते हैं OCI। तो उनको जो ये OCI कार्ड जिनको दिया गया है, उनका ये रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। वो भी इसके जो ग्राउंड है, वो माइनर ऑफेंसेज अगर उन्होंने किया है तो उसके बेस पे भी, अगर किसी ने छोटे से छोटा अपराध भी किया है उस केस पे भी ये कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके वाइड ग्राउंड दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा आधार दिए गए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अपोजिशन कौन कर रहा है इस लॉ का, विरोध कौन कौन कर रहा है? देखो, इसका विरोध कर रहे हैं कई सारी गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। जैसे राजस्थान है, केरल है, इसकी गवर्नमेंट ने, केरल और राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, यानी कि चुनौती दी है, पिटीशन डाली है इसके अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट। और देखो, जब भी स्टेट या सेंटर का कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। ये आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है ये। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है आर्टिकल 131 के अंदर, कि स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, दो स्टेट के बीच में है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब विवाद या झगड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट ही निपटाती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, देखो, ये रिजोल्यूशन, बहुत सारी असेंबली हैं, विधानसभाएं स्टेट में, जिन्होंने रिजोल्यूशन भी पास किया अपनी स्टेट असेंबली में इसके विरोध में, इस एक्ट के विरोध में। जैसे मेघालय ने, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, इन्होंने अपनी स्टेट की असेंबली है जो विधानसभा, उसमें इसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन भी पास किया अपने अपने डिफरेंट स्टेट में। तो यही थे आज के टॉपिक।